दिवाली के इस उत्सव पर हमारे परिवार के घर में जयपुर में मेरे बड़े भाई आर्यन ने जैसे ही कमरे में खड़े होकर अपने गिलास पर हल्का सा ठपठपाया। उसकी मुस्कान इतनी बड़ी थी कि जैसे उसने पूरे कमरे का मालिकाना हक हासिल कर लिया हो। माँ और पिता ने फैसला किया कि राजस्थान में अचल संपत्ति का सारा उत्तराधिकार मुझे मिलेगा। तिगना, माफ करना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। पूरे कमरे में हलचल मच गई। तालियां, सीटी और एक ने तो चिल्ला दिया, आखिरकार। चचेरे भाई ने उसके पीठ पर थपकी दी। उसकी मंगेतर प्रिया ने ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। और माँ ने गर्व की एक छोटी सी आंसू से अपनी आंखें पोंछी। मैंने ताली नहीं बजाई, मैंने तो आंखें तक नहीं झपकाई। मैं सीधा पिता की ओर देख रही थी और कहा, शांत रहो पिता, तुम एक बात भूल गए है ना। उसकी कांटा आधे में ठहर गया। आर्यन की मुस्कान गायब हो गई। प्रिया ने अपनी चाय पीने में रुकावट डाली। अचानक 30 लोग चुप हो गए। एयर कंडीशनर की गूंज सुनाई दे रही थी और उस एक पल में कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को पता था कि जिन स्क्रिप्ट्स का उन्होंने महीनों तैयारी की थी वे जलने वाली थी। मैं आपको बताने से पहले कि मेरे पिता ने क्या भूल किया और उस दिन का बाकी समय कैसे पूरे परिवार को उलट पुलट कर दिया, एक टिप्पणी छोड़ें और बताएं कि आप आज रात कहां से देख रहे हैं। मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्या रहे यह जानकर कि मैं अकेली नहीं हूं जो ऐसे लोगों के बीच बैठी है जो कहते हैं कि वे आपसे प्यार करते हैं, केवल यह दिखाने के लिए कि वे वास्तव में क्या सोचते हैं। अगर आपने कभी मुस्कुराने की कोशिश की है जबकि आपका पूरा परिवार आपके पतन का जश्न मना रहा हो, तो उस लाइक बटन को दबाएं, क्योंकि अगला जो हुआ उसने उनमें से हर एक को इतनी जल्दी ताली बजाने पर पछताने को मजबूर कर दिया। अब मुझे आपको वापस ले जाने दें कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। मेरा नाम तिगना है और अगर आप मेरे परिवार से उस उत्तराधिकार बैठक से पहले मिले होते तो आप शायद सोचते कि हम जयपुर की एक सफल कहानी है। बड़ा घर, दिवाली की चमक, हर दिसंबर में खुशियों भरे कार्ड। लेकिन उन तस्वीरों ने कभी भी दरवाजों के पीछे की चुप्पी और परंपरागत पदानुक्रम को नहीं दिखाया। आर्यन हमेशा वह बेटा रहा है जिसके चारों ओर सब घूमते हैं। जब से वह अस्पताल से घर आया, ले सेल का कैनेमी लोगों ने उसे नोटिस किया। पहले उसकी बात सुनी, सबसे लंबे समय तक उसे माफ किया। खेलों का कोच, स्कूल का क्वार्टरबैक, वह बेटा जिसने स्थानीय रहकर दादी माया की संपत्तियों का प्रबंधन करने में मदद की। हर परिवार की पार्टी में कोई ना कोई उसकी पीठ पर थपकी देता, उसे बताता कि वह विटेकर नाम का भविष्य है। उसने इसे ऐसे ही लिया जैसे यह ऑक्सीजन हो। मैंने जल्दी ही सीखा कि मैं उसी की छाया में जी रही थी। शिक्षक हमारे नामों को मिलाते रहते थे जब तक आर्यन उन्हें हंसते हुए ठीक नहीं करता। जन्मदिन का केक हमेशा पहले आर्यन का होता। उसके उपहार सबसे तेज खोले जाते थे। उसकी कहानियां हमेशा सुनाई जाती थीं, जबकि मेरी अंदर ही रह जाती थी। जब मैंने मध्य विद्यालय में अतिरिक्त गणित की ट्यूशन मांगी, माँ ने कहा कि पैसे की तंगी है, क्योंकि आर्यन को नए जूते चाहिए थे। जब मुझे पूर्ण छात्रवृत्ति पर जॉर्जिया विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला, तो पिता की एकमात्र टिप्पणी थी, लगता है किसी को फ्लोरिडा छोड़ना होगा। तो मैंने छोड़ दिया। 22 वर्ष की उम्र में मैंने अपनी सारी चीजें अपनी पुरानी सिविक में पैक की और उत्तर की ओर आई मैप 77 पर चल दी, जब तक जयपुर मेरी रियरव्यू मिरर में केवल एक चमक नहीं रह गया। अटलांटा ने मुझे पहली बार ऐसा सांस लेने दिया जब किसी और की छाया मेरे चेहरे पर नहीं थी। मैंने एक वाणिज्यिक रियल एस्टेट फर्म में जूनियर विश्लेषक के रूप में काम करना शुरू किया, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल के नंबरों को संभालते हुए, यह सीखते हुए कि दस्तावेज कैसे काम करते हैं, ट्रस्ट कैसे काम करते हैं, कैसे स्वामित्व को चुपचाप और स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है जब कोई जानता है कि उसे क्या करना है। मैं अभी भी घर लौटती थी, लेकिन केवल जब दादी माया कहती। वह एकमात्र व्यक्ति थी जो मेरी तुलना आर्यन से नहीं करती थी। कभी नहीं पूछा कि मैं यहाँ अपने भाई की तरह खुश क्यों नहीं हो सकती। वह अपनी स्क्रीन वाली बालकनी पर बैठती,
जहां से समुद्र का दृश्य दिखाई देता, चांदी के बालों को एक पेंसिल से मोड़कर, और मुझे कैप रेट्स और लीज एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हुए सुनती, जैसे ये कविता हो। कुछ सप्ताहांतों में वह मुझे एक किराए के घर की चाबियां देती और कहती कि मैं अकेले वहां जाऊं, असली स्वामित्व का वजन महसूस करूं, भले ही कोई और इसे नहीं जानता हो। ये दौरे भी मेरी ऑक्सीजन थे। उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं बुद्धिमान या स्वतंत्र हूं, जैसे रिश्तेदार ऐसा कहते हैं जब वे अच्छा दिखना चाहते हैं। वह बस मुझे देखती, सच में देखती, और कहती, तिगना, तुम चीजों को स्पष्टता से देखती हो। यह पैसे से कहीं रेरर है। जब मैं रविवार रात को चली जाती तो वह मुझे ठंडी मीठी चाय देती और याद दिलाती कि ड्राइव केवल 9 घंटे की है, कोई जीवन नहीं। बाकी सबने ध्यान देना बंद कर दिया जब मैं कमरे में होती। माँ के फोन कॉल अब छुट्टियों के बारे में संदेशों में बदल गए। पिता केवल तभी कॉल करते जब आर्यन को किसी संपत्ति पर डील क्लोज करने में मदद की जरूरत होती। मैं वह बेटी बन गई जो अपने रास्ते पर चलती थी, जो हमारे परिवार में इसका मतलब था कि वह कोई थी जिसमें अब किसी को निवेश नहीं करना था। मैंने इसके लिए आर्यन से नफरत नहीं की। नफरत के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, जिसे मैं देने से इनकार करती थी। मैंने बस नियमों को स्वीकार किया, जैसे आप जुलाई की गर्मी को स्वीकार करते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, चलते रहते हैं और शिकायत करने में सांस बर्बाद नहीं करते। अटलांटा ने मुझे 2 साल पहले सीनियर प्रॉपर्टी एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत किया। मैंने मिड टाउन में एक छोटा सा कॉन्डो खरीदा, उसे ऐसे पौधों से भरा जो वास्तव में जीवित थे, क्योंकि वहां कोई और नहीं था जो उन्हें पानी देना भूल जाए, और एक जीवन बनाया जहां मेरी कीमत किसी और की रोशनी के खिलाफ नहीं मापी जाती थी। Единственная привязка осталась. Это бабушка моя. Каждый визит она. आर्यन थोड़ा दुबला हो गया था, थोड़ा चुप रहने लगा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी तीखी थीं। उसने ट्रस्ट के बारे में और अधिक सवाल पूछना शुरू कर दिया, कि कैसे संपत्तियों को उन लोगों से बचाया जा सकता है जो बहुत जोर से प्यार करते हैं और डीले ढंग से प्रबंधन करते हैं। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसने मेरी जानकारी का इस्तेमाल किसी और को बढ़ाने के लिए नहीं किया। वह 13 महीने पहले चुपचाप चली गई। मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए घर गया, चर्च के पीछे खड़ा रहा जब आर्यन ने उसके लिए श्रद्धांजलि दी। सभी रो रहे थे और उसकी अनुपस्थिति मेरे हड्डियों में एक वादे की तरह बसने लगी, जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। ये वही था जब मैं जयपुर में घर में वापस आया था, परिवार के मिलने के लिए। कितनी शांत, 9 वर्षों की दूरी और एक बहुत ही बुजुर्ग महिला का अटूट विश्वास मेरे ऊपर। 3 साल पहले सब कुछ बदल गया था, बिना किसी को पता चले। एक मंगलवार की शाम को दादी माया ने मुझे फोन किया और अगले सप्ताहांत आने के लिए कहा। कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस इतना कि उसे मेरी नजरों की जरूरत थी। जब मैं उसके घर के सामने पहुंचा तो वो पहले से ही पोर्च पर 2 फोल्डर और एक कॉफी की केतली के साथ इंतजार कर रही थी, जिसमें इतनी मजबूत कॉफी थी कि पेंट उतार दे। उसने छोटे छोटे बातों में समय बर्बाद नहीं किया। उसने पहला फोल्डर मुझे टेबल पर स्लाइडिंग करते हुए कहा कि मैं बैंक के स्टेटमेंट, किराए की आमदनी की लॉगबुक और 8 संपत्तियों के खर्च की रिपोर्ट पढ़ूं। नंबर झूठ नहीं बोलते थे। पिछले 18 महीनों में 4,000 रुपए से अधिक का किराया किसी श्रेणी में गायब हो गया था, जिसे रखरखाव, आपातकालीन मरम्मत और प्रबंधन शुल्क कहा गया था। रसीदें या तो गायब थीं या इतनी बार फोटोकॉपी की गई थी कि वे पढ़ने योग्य नहीं थी। जो कुछ बची थी, उनकी लिखावट आर्यन की थी। उसने मुझे पन्ने पलटते हुए देखा। उसके मुंह पर एक पतली रेखा थी। मैंने उसे इसलिए एक्सेस दिया क्योंकि उसने कहा था कि वह व्यवसाय सीखना चाहता है। उसने कहा, लेकिन यह पता चला कि उसने इसे लूटना सीख लिया। मैंने स्पष्ट सवाल पूछा, क्यों नहीं उसे सामना किया? उसने सिर हिलाया, क्योंकि तुम्हारे माता पिता उसकी रक्षा करेंगे। कहेंगे लड़के तो लड़के होते हैं। वादा करेंगे कि वह एक दिन इसे वापस करेगा। जब वह दिन आएगा, तब कुछ भी वापस करने के लिए नहीं बचेगा।
वह क्षण था जब उसने दूसरे फोल्डर को खोला। अंदर ड्राफ्ट दस्तावेज थे, एक रिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट, जिसमें उसे जीवन के लिए ट्रस्टी और अपनी मृत्यु के बाद मुझे एकमात्र उत्तराधिकारी ट्रस्टी और हर एक किराएदार संपत्ति का लाभार्थी बनाया गया था। प्लस 8 क्विट क्लेम डीड्स तुरंत शीर्षक स्थानांतरित करने के लिए तैयार थे। उसे बस मेरी सिग्नेचर और 2 गवाहों की जरूरत थी। उसने इसे ऐसे समझाया जैसे वह मौसम की भविष्यवाणी पढ़ रही हो। एक जीवित ट्रस्ट प्रॉबिट से बचाता है और सब कुछ निजी रखता है। जब तक वह नहीं चली जाती, तब तक कोई सार्वजनिक फाइलिंग नहीं। क्विट क्लेम डीड्स स्वामित्व को तुरंत और चुपचाप स्थानांतरित करते हैं। एक बार रिकॉर्ड होने के बाद वे लोहे के समान होते हैं। जिस नोटरी पर उसने भरोसा किया, वह सोमवार की सुबह आने वाली थी। परिवार में कोई वकील दस्तावेज नहीं देखेगा जब तक कि वह ऐसा नहीं चाहती। मैंने पूछा, क्यों मैं? उसने पानी की ओर देखते हुए बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, क्योंकि तुम समझते हो कि यह घर वास्तव में क्या है। 32 परिवार जो समय पर किराया चुकाते हैं ताकि उनके बच्चे एक ही स्कूल में रह सके। तुम इसे नावों या पार्टीज पर नहीं लुटाओगे क्या जो भी नया खिलौना इस महीने उसकी नजर में है? मैंने तर्क करने की कोशिश की कि आर्यन पागल हो जाएगा जब उसे पता चलेगा। उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। उसे तब तक पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि इसे पलटा नहीं जा सके। यही पूरा मुद्दा है। हमने बाकी सप्ताहांत हर विवरण पर चर्चा की। उसने मुझे ट्रस्ट की भाषा के माध्यम से चलाया, मुझे साइन करने के स्थान दिखाए और यह सुनिश्चित किया कि मैं समझूं कि एक बार जब डीड्स काउंटी में रिकॉर्ड हो जाए तो घर कानूनी रूप से मेरे होंगे, चाहे कोई भी इसे पसंद करे या ना करे। उसने मुझे हर पृष्ठ पर प्रारंभ करने के लिए भी कहा ताकि कभी कोई दावा न किया जा सके। मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज पर सहमत हो रहा था। सोमवार की सुबह नोटरी 9 बजे आया। हमने डाइनिंग रूम में साइन किए जबकि पंखा ऊपर क्लिक कर रहा था। दादी माया का हाथ एक बार भी नहीं कांपा। जब नोटरी चला गया, उसने हमें दोनों को बोरबोन का एक पेग दिया। भले ही अभी दोपहर नहीं हुई थी। अपने गिलास को मेरे गिलास के खिलाफ खटखटाया और कहा, अब ये हो गया और अब हम इसके बारे में चुप रहेंगे। उसने मुझे अपने माता पिता की कब्रों पर शपथ दिलाई कि मैं कभी एक शब्द नहीं बोलूंगा जब तक कि वह दिन न आए जब कोई यह लेने की कोशिश करे जो अब उनका नहीं रहा। मैंने उसे अपना वादा दिया। हमने उस रात अतिरिक्त प्रतियों को बाहरी चूल्हे में जला दिया और धुआं देखकर देखा कि वह ताड़ के पेड़ों में उठता जा रहा है। अगले 2 साल और 6 महीने तक सतह पर कुछ भी अलग नहीं दिखा। आर्यन किराया चेक इकट्ठा करता रहा और अपने पोर्टफोलियो में गर्व से बात करता रहा। माँ और पिता उसकी जिम्मेदारी की तारीफ करते रहे। मैं हर कुछ महीने में अटलांटा से नीचे आ रहा था। जब दादी ने पूछा, किराएदारों की जांच करना जो वास्तव में ठीक करने की जरूरत थी, बजाय इसके कि खर्च करने के लिए बहाने बनाए। किसी ने नहीं देखा कि काउंटी के रिकॉर्ड अब मालिक के रूप में तिग्ना के नाम से सूचीबद्ध थे, क्योंकि किसी ने कभी देखने की जहमत नहीं उठाई। दादी की सेहत उसके बाद तेजी से बिगड़ने लगी। वह बिस्तर में अधिक दिन बिताने लगी, पोर्च पर कम, लेकिन हर बार जब मैं मिला उसने वही सवाल पूछा, क्या यह अभी भी हमारा राज है? मैंने हमेशा हाँ का जवाब दिया। यह हमारा अनुष्ठान बन गया। 2 शब्दों का अर्थ सब कुछ था। जब मैंने उसे आखिरी बार जीवित देखा तो उसने मेरा हाथ इतना मजबूती से पकड़ा कि उसकी अंगूठी ने मेरी त्वचा में कट लगाकर रखा। याद रखना, उसने फुसफुसाया, कागज वादों से अधिक महत्वपूर्ण है। उसने मुस्कुराते हुए ऐसा महसूस किया जैसे उसने किसी ऐसे दांव में जीत हासिल की हो जो किसी और को पता नहीं था। 7 महीने पहले दादी की अंतिम यात्रा के तुरंत बाद माँ ने मुझे एक और दिन रुकने के लिए कहा। हमें संपत्ति के बारे में बात करनी है उससे, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी नरम थी जैसे वह बुरी खबर सुना रही हो। कल सभी घर आ रहे हैं। मुझे पता था कि इसका क्या मतलब है। पूरा परिवार संपत्ति के चारों ओर इकट्ठा हो रहा था, इससे पहले कि वसीयत भी पड़ी जाए।
मैंने लगभग मना कर दिया, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो अंतिम लग रहा था, इसलिए मैंने सहमति दे दी। अगले दिन भोजन कक्ष एक बोर्ड मीटिंग जैसा दिख रहा था। पिता ने सिर पर बैठकर अपनी आस्तीन चढ़ाई हुई थी। उसके सामने कानूनी पन्ना रखा था। आर्यन उसके दाएं बैठा था, पैर फैलाकर, पहले से ही नए मालिक की तरह व्यवहार कर रहा था। माँ चाय की चुस्कियां भरती रही। कोई भी नहीं पी रहा था। बीच में एक दस्तावेजों का ढेर रखा था, जो ताजा और आधिकारिक था। पिता ने शीर्ष पृष्ठ मेरी ओर बढ़ाया। यह सिर्फ एक साधारण छोड़ने का नोट है, उन्होंने शुरुआत की। हम सब कुछ परिवार में ही रख रहे हैं, लेकिन भविष्य में किसी भी भ्रम से बचने के लिए हमें चाहिए कि आप यह हस्ताक्षर करें कि आप किराए का हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। मैंने शीर्षक पर नजर डाली। विरासत के अधिकार का त्याग, वास्तविक संपत्ति। 8 पते नीचे साफ सुथरे तरीके से सूचीबद्ध थे। मेरा दिल स्थिर था। मैंने इससे खराब आश्चर्य देखे हैं। माँ ने बोलने से पहले ही हस्तक्षेप किया। प्रिय, यह सिर्फ कागजी कार्रवाई है। आर्यन यहाँ हर दिन सब कुछ संभाल रहा है। उसके लिए पूरी नियंत्रण रखना सही है। इससे माहौल शांत रहेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों के बीच एक पेन घुमाया। हाँ, तिगना, कोई भी वकीलों को शामिल नहीं करना चाहता। इसे हस्ताक्षर करो और हम ठीक हैं। मैंने कागज को 1 इंच पीछे खिसकाया। मैं कुछ भी हस्ताक्षर करने वाला नहीं हूं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। पिता की भौहें चढ़ गईं। माँ का हाथ चाय की केतली पर ठहर गया। पिता पहले संभले। आओ, कठिनाई मत पैदा करो। यह तुम्हें कुछ लेने के बारे में नहीं है, यह स्पष्टता के बारे में है। मैंने उनकी आंखों में सीधे देखा। मैं वह नहीं छोड़ूंगी जो दादी ने मेरे लिए सोचा था। चुप्पी। आर्यन ने पेन घुमाना बंद कर दिया। माँ ने भावनात्मक रास्ता अपनाने की कोशिश की। तुम्हारी दादी चाहती थी कि परिवार एकजुट रहे। वह हमें झगड़ते हुए देखना नहीं चाहेंगी। मैंने एक पल के लिए नहीं झपकाया। वो यहाँ कुछ देखने के लिए नहीं है ना? और मैं झगड़ नहीं रही हूं। मैं सिर्फ अपने अधिकार नहीं छोड़ रही हूं। पिता ने आगे झुकते हुए उसी स्वर में बात की जैसे वह 10 साल की उम्र में मेरे देर से आने पर करते थे। तिगना, हम इसे आसान तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन ने इन घरों में सालों बिताए हैं। मैंने लगभग हंस दिया। सालों से अपने ही जेब में पैसे डालने के लिए, शायद। आर्यन ने अंततः गुस्से में कहा, तुम अटलांटा में रहती हो, तुम तो इन्हें चाहती भी नहीं। इसे कठिन क्यों बनाना? क्योंकि ये तुम्हारे देने के लिए नहीं है, मैंने कहा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। हम बस चाहते हैं कि सब खुश रहे, जो कुछ भी हमने झेला है। माँ को खोना, ये एक क्लासिक चाल है। हाल की मृत्यु का जिक्र करना, मना करना, इसे क्रूर महसूस कराना। मैं खड़ी हो गई। मुझे खेद है कि तुम परेशान हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही हूं। पिता ने इतनी जोर से मेज पर हाथ मारा कि कप हिल गए। ये बेवकूफी है। तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे हम तुमसे कुछ चुरा रहे हैं। मैंने अपनी चाबियां उठाई। नहीं, मैं ऐसा व्यवहार कर रही हूं जैसे मैं जानती हूं कि क्या मेरा है। आर्यन का चेहरा लाल हो गया। तुम स्वार्थी हो? आम बात। मैंने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए थोड़ी देर रुकी और एक लाइन कही। स्वार्थी वह है जो सोचता है कि वह किसी की इच्छाओं को एक हस्ताक्षर से मिटा सकता है, क्योंकि यह सुविधाजनक है। माँ ने मेरे पीछे आवाज दी, तिगना, कृपया ऐसे मत जाओ। मैंने पलटा नहीं। मैं तुमसे तब मिलूंगी जब तुम दादी की असली इच्छाओं का सम्मान करने के लिए तैयार हो। स्क्रीन दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ। मैंने आर्यन को यह कहते सुना कि मैं हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाती हूं। पिता ने उसे शांत रहने के लिए कहा। माँ इस बार सच में रोने लगी। मैं अपनी कार में बैठ गई। खिड़कियां नीचे की और गर्म जयपुर की हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। अटलांटा की 9 घंटे की पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने अगले हफ्तों में मुझ पर जिद्दी होने का आरोप लगाया। परिवार के रूप में आगे बढ़ने और ठीक होने के बारे में समूह संदेश। पिता ने 2 वॉइसमेल छोड़े जो धीरे धीरे गुस्से में बढ़ते गए। आर्यन ने एक ही संदेश भेजा, बड़े हो जाओ। मैंने इनमें से किसी का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने रिकॉर्डेड डीड के नए कॉपी प्रिंट की।
उन्हें एक अग्निरोधक फ़ोल्डर में रखा और इंतज़ार किया। मुझे पता था कि वे किसी भी कहानी को तैयार करने में व्यस्त हैं, जो उन्हें नायक बनाती है। और मुझे समस्या बच्चा, जो किसी गिलास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें यह नहीं पता था कि गिलास छोड़ने का कोई सवाल नहीं था। 2 हफ्ते पहले मुझे अटलांटा में आमंत्रण मिला, मोटे क्रीम कार्ड पर सोने की सीमा के साथ। मार्गरेट व्हिटेकर की विरासत का औपचारिक जश्न उभरे हुए अक्षरों में छपाई। अंदर माँ की सुंदर कर्सिव में एक नोट था, कृपया हमारे साथ जुड़ें ताकि हम दादी की इच्छाओं का सम्मान करें और परिवार की संपत्तियों के भविष्य का जश्न मनाएं। शनिवार को 3 बजे। हमें तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। मुझे पता था कि यह क्या है। यह विजय की चक्कर थी, जो उन्होंने सोचा था कि उन्होंने कमाई की है। उसी दिन समूह चैट में हलचल मच गई। आर्यन ने किराए के घर के सामने सेल्फी पोस्ट की, जिसमें कैप्शन था, विटेकर पोर्टफोलियो के लिए बड़े बदलाव आ रहे हैं। प्रिया ने टिप्पणी की, हार्दिक इमोजी और मेरे भविष्य के पति पर गर्व। आंटों और चचेरे भाइयों ने हर शब्द को पसंद किया। किसी ने यहां तक मजाक किया, तिगना को इस बार आना चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने अपना सप्ताहांत साफ किया और वह रोलिंग सूटकेस पैक किया, जो मैं आमतौर पर व्यावसायिक यात्राओं पर ले जाती हूँ। इसके अंदर 3 लेबल वाले फोल्डर्स, रंग कोडित टैब और हर रिकॉर्डेड दस्तावेज की उच्च संकल्प में स्कैन की गई एक फ्लैश ड्राइव गई। मैंने उसे बंद किया। शुक्रवार की सुबह की पहली किरण में कार लौट की और जयपुर की ओर दक्षिण की तरफ चल पड़ा, उस 9 घंटे की यात्रा के लिए जिसे मैं अब अपनी आंखें बंद करके भी कर सकता था। जैसे जैसे मैं जयपुर के करीब पहुंचा, तनाव की भावना और भी गहरी होती गई। यहां तक कि विंडशील्ड के पार भी बिलबोर्ड ताड़ के पेड़ों में बदल गए। फिर फैमिलियर एग्जिट साइंस नजर आए। हर मील मार्कर ने मुझे याद दिलाया कि मैंने क्यों छोड़ा और अब क्यों वापस आ रहा हूं। मैंने एक बार गैस के लिए रुका और अपने फोन की जांच की। परिवार के ग्रुप में 23 नए संदेश थे, सभी आर्यन के सामने आने की खुशी में। पिता ने एक निजी संदेश भेजा कि वह सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए उत्सुक है। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। जब मैं हॉवर्ड फ्रैंकलिन ब्रिज को पार कर रहा था, तब दिन के धूप में चमकती खाड़ी को देखते हुए मेरा पेट उस ठंडी शांति में घुस गया, जो मुझे 1 करोड़ रुपए के सौदे के बंद होने से पहले होती है। मैं अब नर्वस नहीं था, मैं तैयार था। मैं शनिवार को दोपहर के ठीक बाद पुराने मोहल्ले में पहुंचा। सड़क के किनारे पहले से ही गाड़ियां खड़ी थीं। ऑरलैंडो से आए चचेरे भाई, चाचा राज, जो नेपल से आए थे, प्रॉपर्टी मैनेजर, जो सालों से गलत व्यक्ति को किराए के चेक भेजते आ रहे थे। बगीचे में सफेद तंबू लगे हुए थे। कैटरर्स झींगे और मिनी क्रैब केक की ट्रे उतार रहे थे। एक बार टेंडर ओक के पेड़ के नीचे सेटअप कर रहा था। ये कोई बैठक नहीं थी, ये एक ताजपोशी थी। माँ ने ड्राइववे से मुझे देखा और हील्स में तेजी से मेरे पास आई। उनके बाहें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम आ गई? सभी तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत कसकर गले लगाया। इत्र की खुशबू हवा में फैल गई। पिता ने मेरे कंधे पर थपकी दी, उस मजबूरी के साथ जो पुरुष तब करते हैं जब वे दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। पूरा परिवार साथ में होना अच्छा है, उन्होंने कहा। उनकी नजर मेरे हाथ में सूटकेस पर थी। आर्यन पोर्च पर प्रिया के साथ दिखाई दिए, दोनों मिमोसा लिए हुए। आर्यन ने मजाकिया टोस्ट में अपना गिलास उठाया। देखो, किसने अपनी उपस्थिति से हमें धन्य किया। प्रिया हंस पड़ी और कुछ ऐसा फुसफुसाई जिससे आर्यन और भी जोर से हंस पड़े। कुछ चचेरे भाई ऑकवर्ड तरीके से हाथ हिलाए। अधिकांश ने हमारे बीच की ठंडक को नजरअंदाज करने की कोशिश की। घर के अंदर नींबू की खुशबू और महत्वाकांक्षा का माहौल था। आर्यन के किराएदारों के साथ हाथ मिलाते हुए और बधाई स्वीकार करते हुए परिवार के वकील श्री हरगोव, जैसे उन्होंने पहले ही कागजात दायर कर दिए हों, जिन किराएदारों को कोर्टसी के तहत बुलाया गया था, वे मुफ्त खाने के लिए खुश और उलझन में थे। आर्यन के बचपन के दोस्त उसकी पीठ पर थपथपाते हुए पूछ रहे थे कि बंद होने की तारीख कब है। मैंने छोटी छोटी बातें की।
जब कोने में एक बोतल पानी स्वीकार की और देखा कि कमरे में यह विश्वास बढ़ रहा है कि कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है। हर बधाई जो मेरे भाई को दी गई, वह एक और ईंट की तरह थी, जो उन्होंने सोचा था कि मुझे बाहर रखेगी। प्रिया एक सुनहरे रंग की ड्रेस में, बाईं ओर हीरे की अंगूठी पहने हुए, हर रोशनी को अपने में समेटे हुए मेरे पास से गुजरी। यहो हमारा भविष्य होने वाला है, उसने एक समूह को बताया, ब्रोशर की ओर इशारा करते हुए। हमारे पास बिना हाँ कहे पहले ही 8 स्थिर आय के स्रोत होंगे। आर्यन ने उसकी कमर के चारों ओर हाथ डालते हुए तारीफों को, जैसे वहां उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो, स्वीकार किया। मैं खिड़की के पास सूटकेस के हैंडल को पकड़े हुए चेहरों की गिनती कर रहा था। 32 लोग, कुछ कम ज्यादा। काफी गवाह ताकि कोई बाद में यह न कह सके कि उन्होंने आने वाले तूफान को नहीं देखा। जब आर्यन ने अंततः खड़ा होने का फैसला किया, तो लिविंग रूम भरा हुआ था। उसने शैंपेन का गिलास ऊंचा उठाया। उसकी आवाज हर बातचीत पर भारी थी, जैसे उसने इसे हफ्तों तक रिहर्सल किया हो। मैं माँ और पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे दादी माया की विरासत पर भरोसा किया। उसने उस अभ्यास की मुस्कान बिखेरी। आज से सभी 8 किराएदार प्रॉपर्टीज आधिकारिक तौर पर मेरे नाम पर हैं। परिवार की परंपरा सबसे मजबूत रूप में जारी है। गिलास उठाए गए, कमरे में जश्न की लहर चली। किसी ने आर्यन को बुलाया। एक चचेरा भाई ताली बजाने लगा और बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिए, जब तक कि आवाज दीवारों से टकराने लगी। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक शोर अपने चरम पर नहीं पहुंचा। फिर सूटकेस को आगे बढ़ाया। पहियों की आवाज लकड़ी पर गूंजने लगी। हर सिर मुड़ गया। ताली बजाना बीच में ही रुक गया। मैंने कॉफी टेबल के पास रुककर लेंच खोले और ढक्कन खोला। 30 जोड़ी आंखें अंदर की व्यवस्थित स्टैक्स पर टिकी हुई थीं। पिता ने पहले अपनी आवाज पाई। तिगना, ये क्या है? मैंने अभी तक उनका जवाब नहीं दिया। मैंने पहला क्विट क्लेम डीड निकाला, उसे ऊपर रखा ताकि नोटरी सील रोशनी में चमके, और उसे टेबल पर उल्टा रखा। फिर दूसरा, तीसरा, कुल 8, प्रत्येक पर दादी माया के बोल्ड सिग्नेचर और पनेला के काउंटी क्लर्क की उठी हुई सील थी। इसके बाद आया रेवोकेबल लिविंग ट्रस्ट, मोटा और बंधा हुआ। उत्तराधिकारी ट्रस्टी सेक्शन, शांत पीले रंग में हाईलाइट किया गया। मैंने इसे वाक्य के अंत में एक पूर्ण विराम की तरह रखा। तब मैंने पिता की ओर देखा। तुमने सच में इसे भुला दिया था, है ना? उनके चेहरे का रंग इतनी तेजी से उड़ गया कि मैंने सोचा कि वह इसे गिरा देंगे। माँ का हाथ उनके मुंह पर चला गया। आर्यन कागजात को ऐसे देख रहा था जैसे वे किसी और भाषा में लिखे गए हों। श्री हरगोव, मौका था दिवाली का, परिवार का एकत्रीकरण। सभी रिश्तेदार एकत्रित हुए थे। माँ ने रसोई में चाय और समोसे बनाने का काम शुरू कर दिया था। दादी माया अपने सहारे के बिना चलने में असमर्थ सजावट में मदद करने की कोशिश कर रही थी। तिगना ने दादी को देखा और उनके पास जाकर बोली, दादी, आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी। आर्यन, तिगना का बड़ा भाई, दस्तावेजों के साथ बैठा था। उसने अपनी आंखों के चश्मे को ठीक करते हुए कागजों को पलटा। सबसे पहले उसने उस पन्ने पर ध्यान दिया जहां हस्ताक्षर थे। फिर संपत्तियों की सूची को देखा। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, जैसे वह कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। ये सब रिकॉर्ड में है, उसने कहा। उसका स्वर सपाट था। 3 साल पहले तिगना ही असली मालिक है। अब वितरण के लिए कुछ नहीं बचा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने दस्तावेजों की ओर झपट्टा मारा। यह असंभव है। दादी बीमार थीं। उन्हें नहीं पता था कि वे क्या साइन कर रही थीं। इस पर तिगना ने कहा, दादी जानती थीं कि वे क्या कर रही थीं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संपत्तियां उन लोगों के पास जाएं जो किराएदारों की रक्षा करेंगे। पिता ने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर से बैठ गए। उन्होंने हमें कभी नहीं बताया, वो बोले। नहीं, उन्होंने नहीं बताया, तिगना ने कहा। आर्यन का चेहरा तिरछा हो गया। तुमने ये सब छिपाया। तुमने हमें सब कुछ योजनाबद्ध करने दिया। मैंने तुम्हें वही योजनाबद्ध करने दिया जो तुम्हें लगा कि तुम्हारा है, तिगना ने कहा।
दादी ने मुझे कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूं जब तक कोई उनकी दी गई चीजों को न लेने की कोशिश न करे। आज ऐसा ही लग रहा था। आर्यन ने दस्तावेजों को तेजी से पलटते हुए कहा, ये नकली है। दादी तो दवाइयों के असर में थी। तिग्ना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, दादी ने खुद इसे साइन किया था। कमरे में कोई भी हिला नहीं, कोई भी साफ सफाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। प्रिया का गिलास उसके हाथ से फिसल गया और फर्श पर टूट गया। वह बस तिग्ना को घूर रही थी, फिर आर्यन को और फिर कागजों को। बिना कुछ कहे उसने अपना पर्स उठाया और दो चचेरे भाइयों को धक्का देती हुई बाहर निकल गई। आर्यन का चेहरा लाल से बैंगनी हो गया। उसने दस्तावेजों को लेकर पन्ने पलटे। यह सब झूठ है, उसने चिल्लाकर कहा। दादी ने इसे जाली बनाया। उसके चिल्लाने के बीच दादी माया ने कहा, मैंने उसे वादा किया था कि मैं तिग्ना को भी यही कहूंगी। कुछ वादे परिवार की शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मां सोफे पर गिर गई, उसके चेहरे पर हाथ रखकर। पिता ने तुरंत घुटने टेक दिए, जैसे वह तिग्ना को बचाने की कोशिश कर रहे हों। तिग्ना, प्लीज, हम नहीं जानते थे, हम इसे ठीक कर सकते हैं। यह दादी का फैसला था, मेरा नहीं, तिग्ना ने दृढ़ता से कहा। आर्यन फिर से तिग्ना की ओर बढ़ा, लेकिन डायलन, उसका मिडिल भाई, उसके बीच में आ गया। पीछे हटो, उसने कहा। कमरे में सब लोग ठिठक गए। कुछ रिश्तेदार फोन उठाए हुए थे, कुछ फर्श पर देख रहे थे। संपत्ति प्रबंधक चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गए। पिता ने कहा, हम नावें बेच देंगे, हम दूसरी बंधक लेंगे, जो भी करना पड़ेगा ये सब ठीक करने के लिए। मां जोर जोर से रोने लगी। हम बहुत खेदित हैं, कृपया हमें मत नफरत करो। मैंने दोनों की ओर देखा, फिर आर्यन को जो गुस्से में कांप रहा था, और फिर पहले बार अपने पास स्थिर खड़े दीलन की ओर। मैंने कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए चीजें ठीक करना बंद कर दिया है जो मुझे कभी समाधान का हिस्सा नहीं मानते। मैंने सूटकेस बंद किया, ताला लगाया और हैंडल को सीधा किया। हरग्रोव जी ने अपनी गला साफ किया। मैं सोमवार को सभी किराएदारों और वित्तीय संस्थानों को आवश्यक नोटिस तैयार करूंगा। स्वामित्व का हस्तांतरण पहले ही पूरा हो चुका है। यह पूरी तरह से प्रशासनिक मामला है। आर्यन ने एक घायल जानवर की तरह आवाज निकाली। मां ने एक तकिए में मुंह छिपा लिया। पिता बस फर्श को घूर रहे थे। मैंने अपनी चाबियां उठाई। 3 महीने बाद धूल बैठ गई थी, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं था। आर्यन का नाम हर पट्टे, हर बैंक खाते और 8 संपत्तियों से जुड़े हर विक्रेता अनुबंध से गायब हो गया। किराएदारों को नए भुगतान निर्देश मिलने लगे और मेरे नाम के शीर्ष पर। उनमें से अधिकांश ने कभी बदलाव नोटिस नहीं किया। किराया वहीं रहा। मरम्मत जल्दी हुई और कोई भी उन्हें नकली छत के काम के लिए चार्ज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आईआरएस का नोटिस बैठक के 1 हफ्ते बाद आया। पता चला कि वर्षों तक व्यक्तिगत छुट्टियों को संपत्ति निरीक्षण और नए ट्रकों को मरम्मत वाहनों के रूप में लिखने ने अंततः उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने आर्यन के खातों में जो कुछ भी बचा था उसे फ्रीज कर दिया और उनके नाम पर जो भी था उस पर लीन लगा दिया। उसने पैसे के बिना वकील किया और फिर भी हार गया। अंतिम दंड 6 अंकों से थोड़ा अधिक आया। वह अभी भी एक भुगतान योजना पर उसे चुका रहा है जो वर्षों तक उसके साथ चलेगा। माँ और पिता ने 30 दिनों बाद बड़े घर को बाजार में डाल दिया। पहले नावें बिकीं, फिर जेट्स की, फिर माँ का आभूषण संग्रह। वे कैरलवुड के पास एक 2 बेडरूम वाले कॉन्डो में चले गए, जहां पार्किंग लॉट का दृश्य था, न कि समुद्र का। पिता ने जल्दी रिटायरमेंट लिया क्योंकि तनाव ने उसे दिल की धड़कनें दी। माँ ने ग्रॉसरी के लिए पैसे जुटाने के लिए एक बुटीक में अंशकालिक काम करना शुरू किया। उन्होंने त्योहार मनाना बंद कर दिया। कोई भी जश्न मनाने का मन नहीं कर रहा था। प्रिया ने बिना किसी नोट के रिंग वापस भेज दी। आर्यन ने डाउनटाउन में एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहने लगा और डेल मैबेरी पर कार बेचने का काम किया। वह अभी भी किराए के पास से गुजरता है। कभी कभी वह नीचे धीमा होता है, फिर जब मेरी प्रबंधन साइन यार्ड में दिखती है तो तेजी से चला जाता है।
तीलन मुझसे हर कुछ हफ्ते में संदेश भेजता है, बस थोड़े-थोड़े चेक इन, कुछ भारी नहीं। वह एकमात्र है जिससे मैं बात करती हूँ। वह कहता है कि परिवार के बाकी सदस्य मुझसे अतीत के रूप में बात करते हैं, जैसे कि मैं मर गई हूँ, दादी माया के बजाय। मैं उसे बताती हूँ कि यह मेरे लिए ठीक है। मैं अटलांटा में रही। किराए की आय मेरी बंधक को कवर करती है और फिर भी कुछ बचत होती है। मैंने एक स्थानीय प्रबंधन कंपनी को नियुक्त किया है, जो महिलाओं द्वारा चलाई जाती है, जो वास्तव में 1 घंटे के भीतर कॉल का जवाब देती हैं। रिक्तता कम हो गई, किराएदारों की संतुष्टि बढ़ी और हर महीने के अंत में मेरे खाते में संख्या साफ और चुपचाप आती है। मैंने पिछले तिमाही में 2 और संपत्तियां खरीदी, छोटे सौदे, लेकिन पहले दिन से मेरे अपने। कोई भी परिवार का सदस्य मुझे सीधे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ना कोई पत्र, ना कोई ईमेल, ना कोई ड्राइव बाय विजिट। मुझे अंतिम वॉइसमेल माँ से 2 महीने पहले मिला, जिसमें वह रो रही थी और पूछ रही थी कि क्या मैं क्रिसमस पर आऊंगी। मैंने वापस कॉल नहीं किया। मैंने इसे डिलीट कर दिया और उसी दिन नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ रातों मैं अपने बालकनी में बैठती हूँ, मिडटाउन की सिटी लाइट्स के नीचे, और उस छोटी लड़की के बारे में सोचती हूँ जो अपने भाई के लिए नए जूते मांगती थी, जबकि वह गणित ट्यूटरिंग के लिए भीख मांगती थी। वह लड़की जान गई कि दुनिया सबसे तेज आवाज को पुरस्कृत करती है, जब तक कि कोई अंततः प्रमाण के साथ बोलने का फैसला नहीं करता। खून वफादारी की गारंटी नहीं देता, कभी नहीं दिया। मेरे लिए जो चीज सबसे ज्यादा सुरक्षा करती थी, वह एक वृद्ध महिला थी जिसने भविष्य को स्पष्ट रूप से देखा और इसे लिखने के लिए रखा। और एक वादा जो मैंने तब रखा जब यह सबसे महत्वपूर्ण था। मेरे पास अभी भी अग्निरोधक फोल्डर है। हर डीड, हर ट्रस्ट पेज, हर रिकॉर्ड किया गया स्टैम्प इसके अंदर मेरे अलमारी की ऊपरी शेल्फ पर है। मैं इसे अक्सर नहीं देखती, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। घरों ने बिलों का भुगतान किया, किराएदार खुश रहते हैं, और मेरा फोन किसी भी ऐसे व्यक्ति से चुप रहता है जिसने कभी खुद को परिवार कहा। दादी माया सही थी, कागज हर बार वादों को मात देता है, और कुछ दरवाजे जब आप उन्हें बंद कर देते हैं तो हमेशा के लिए बंद रहते हैं। अगर आपको कभी उस परिवार के बीच चयन करना पड़ा जिसे आप जन्म से मिले थे, और उस शांति के बीच जो आपने खुद बनाई है, तो मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप आज रात कहां से देख रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी सबसे कठिन चीज दूर जाना नहीं है, यह चलने से इनकार करना है।